चलो सब बताना मुझे। कूलम्स लॉ के वो सिंपल क्वेश्चंस तो हमने सीख ही लिए ना, कि चार्ज दिया है, उनके बीच में डिस्टेंस दिया है, फोर्स निकाल दो, वो आ गया सबको। चार्ज को डबल कर दो, डिस्टेंस को आधा कर दो, डिस्टेंस को डबल कर दो, वो भी सबको समझ आ गया। मीडियम में क्या इफेक्ट आता है वो भी सबको समझ आ गया। मीडियम, अगर मैं एयर की जगह मीडियम रख दूँ तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा वो भी हो गया, है ना, वो तो सबको समझ आ गया। हाँ कर दो अर्णव, इतना तो समझ आ गया ना। ठीक, अब पहले प्रीवियस वाला एक और क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, फिर आज नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलो, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और ये क्वेश्चन 2014 में आया है तुम्हारे बोर्ड्स में। चलो, बोर्ड्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, करें शुरू। ये क्वेश्चन 2014 में बोर्ड्स में आया है और अब तुम लोग खुद बताओ आंसर। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत आसान है ये वाला। हाँ ये वाला। Two ball of equal positive charge Q coulombs are suspended by two insulating string of equal length. What would be the effect on force when a plastic sheet is inserted between two? दो चार्ज है, सेम है, सेम चार्ज है दोनों पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमने उन्हें धागे से बांध दिया है। अब इन पे फोर्स बताओ जब इनके बीच में प्लास्टिक शीट रख दी जाएगी। प्लास्टिक शीट एक मीडियम है और मीडियम में जाने पे फोर्स कम, कितना कम, k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ये तो तुम्हें पढ़ते ही आंसर दे देना चाहिए था। हाँ जी, पानी में जाने पर उसका 81 तो डिवाइड बाई 80। बेटा हमने ये रिलेशन निकाला था ना, एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ अपॉन के। मैंने लिखा था कि मीडियम में जाने पर जो आपका फोर्स होता है वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। तो ना माइनस ना प्लस ना डिवाइड, और सॉरी डिवाइड, हमने ये रिलेशन निकाला था ना। तो इन्होंने बस यही तो कहा था कि इन्होंने कहा दो चार्ज है, उन पे कोई फोर्स लग रहा होगा। अब उनके बीच में प्लास्टिक शीट रख दी। प्लास्टिक शीट क्या होती है? मीडियम। तो मीडियम रखने पर फोर्स क्या हो जाता है? के टाइम्स डिक्रीज। खत्म क्वेश्चन। ये तुम्हें ओरली मुझे बताना चाहिए था। हाँ कुछ ना, जब दिया ही नहीं तो वैल्यू कहाँ से लिखूँ? समझ आ गया? तो फोर्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है? डिक्रीज हो गया। कितने टाइम डिक्रीज हो गया? व्हाट इज के? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, हाँ जी बेटा, कैपिटल के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बट मेरे को लगा एक बार मैं रिवीजन करा दूं। टू सिमिलर इक्वल चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी रिपल ईच अदर। दो बिल्कुल एक जैसे बराबर, इक्वल बोला है ना, क्या बोला है? इक्वल स्फीयर है, दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं इतने फोर्स से। तो ये रही मान लो ए बॉल, ये एज्यूम कर लो बी बॉल। इस पर चार्ज कितना है? क्यू। और इस पर भी चार्ज कितना है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों पे कैसा चार्ज है? इक्वल। तो अभी इन पे जो फोर्स लग रहा है वो क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ये लाइन समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं। A third identical uncharged sphere C is touched to A। बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक बार नीट में आया है और जेई में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है और ये एकेडमी में भी पूछा गया है कितनी बार, और ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। एक और बॉडी लेनी है आइडेंटिकल सी बॉडी, ये अनचार्ज्ड है। अनचार्ज मतलब इस पे चार्ज कितना है? 0। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहता है? एक और आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर लिया सी, ये मैंने सी ले लिया। इस पे चार्ज कितना है? फिलहाल 0 है। इस टच टू ए, इसे किससे टच कराया गया? ए से टच कराया। तो जब हम किन्हीं दो बॉडीज़ को जिनका साइज आइडेंटिकल होता है टच कराते हैं तो क्या होता है? चार्ज जुड़ता है और फिर इक्वली डिवाइड हो जाता है।
तो Q प्लस 0 कितना हुआ Q, और दोनों को आधा आधा कर दो। समझ गए बच्चों? जब भी दो आइडेंटिकल बॉडी को टच कराया जाएगा तो चार्ज क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A पर अब कितना चार्ज आ गया Q/2, C पर कितना चार्ज आ गया Q/2, और B पे तो भी कुछ किया ही नहीं तो वो एज इट इज है। सही है गलत है? C को A से टच कराया तो Q प्लस 0 Q डिवाइडेड बाई 2। अब क्या कह रहा है, देन प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B, और अब इस चार्ज को उठाया और ठीक इनके बीच में रख दिया। ऐसे ही तो कहा है ना क्वेश्चन में, कहाँ पे रख दिया, ठीक सेंटर पे। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C, तो मुझसे क्वेश्चन में कहा है C पर मुझे नेट फोर्स निकालना है। समझ आ गई मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत है? मुझे बहुत सारी दिक्कत है। इससे पहले मैं एक चीज़ समझाती हूँ, प्लीज़ 1 मिनट बोर्ड पे देखोगे और सारी चीज़ें शांति से सुनोगे, सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ पर मेरा कैपिटल Q चार्ज है। आपको इसका आंसर पता है? बेटा पहले इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट तो बता दूँ मैं, मैंने सॉल्व कर रखा है। अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज है, यहाँ पर स्मॉल q चार्ज है और यहाँ पर स्मॉल q चार्ज है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी R है। ठीक है, मैंने कितने चार्ज लिए हैं, 3। कैपिटल Q ये रहा और इसके दोनों तरफ इक्वल चार्ज है, दिख रहा है ना, इधर भी Q है इधर भी Q है। इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है, इक्वल। आप देख लेना मैं भी किस किस चीज़ की बात कर रही हूँ, धीरे धीरे मेरी बात समझोगे, ध्यान से सुन लेना। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इक्वल है। तो मैं बोल रही हूँ कैपिटल Q पर नेट फोर्स कितना होगा। अब ध्यान से सुनना, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है। ठीक है, Q1 Q2 Q3। क्या Q1 और Q3 के बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, Q3 के बीच में लग रहा होगा ना। ये कौन सा है, पॉजिटिव, ये कौन सा है, पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव। क्या Q2 और Q3 के बीच में भी कोई फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव। अब मुझे ये बताओ, मान लो कि पहले ऐसी कंडीशन थी, यहाँ Q1 था यहाँ Q3 था, ठीक है, इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा। अब मैंने इनके बीच में Q2 डाल दिया, तो क्या इसकी वजह से इन दोनों के फोर्स पर कोई इफेक्ट आएगा, होगा या नहीं, जल्दी सोचो। मैं कह रही हूँ पहले खाली Q1 था, Q1 और Q3 के बीच में कुछ ना कुछ तो रिपल्सिव फोर्स था। अब इनके बीच में मैंने Q2 को उठा के रख दिया, तो क्या इस Q2 की वजह से Q1 और Q3 के फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इन्हें कुछ ऐसा समझो कि पहले खाली तुम थे और ये तुम्हारी मम्मी थी, तुम लोगों के बीच में अट्रैक्शन था, है ना। अब मान लो एक और बेबी आ गया, तुम्हारा भाई आ गया, तो क्या अब तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के बीच में प्यार कम हो गया, नहीं ना। मम्मी के लिए तो सबके लिए प्यार बराबर होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे चार्ज की भी कंडीशन है, इनके बीच में आप कितने भी चार्ज रख दो, कितने भी चार्ज रख दो, इसके और इसके फोर्स जो लग रहा था ना, उनके बीच में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात? लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, सिर्फ Q1 और Q3 के बीच में कोई फोर्स में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ नेट फोर्स के बारे में बताओ मुझे, किसके बारे में बताओ। अब देखो ध्यान से, अभी Q1 Q3 पे एक फोर्स डाल रहा है, लेट इट बी F1, ठीक है। अब मैंने इनके बीच में रख दिया Q2, कितना रख दिया, Q2, तो F1 में कोई चेंज नहीं आ रहा है। Q2 के रखने पर F1 में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर पहले F1 5 न्यूटन था ना, तो Q2 के रखने पर भी इस पे कितना फोर्स लगेगा, 5 न्यूटन ही लगेगा। समझ गए मेरी बात? लेकिन अब होगा क्या, अब इसकी वजह से इस पर एक और फोर्स लगने लगेगा, क्योंकि Q2 भी तो Q3 को रिपल करेगा। तो अब इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, F2। तो अगर तुम मुझसे नेट चार्ज पूछोगे तो मैं बोलूँगी Q1 की वजह से फोर्स और मैं बोलूँगी Q2 की वजह से फोर्स।
समझ गए मेरी बात? तो अगर बहुत सारे चार्ज रखे होते हैं और आप किसी बॉडी पर नेट चार्ज पूछते हो तो आप पहले इंडिविजुअल फोर्स निकालोगे। कैसा फोर्स निकालोगे? मैंने बोला Q3 की वजह से पे नेट फोर्स बताओ, तो आप पहले Q1 की वजह से निकालोगे, फिर आप Q2 की वजह से निकालोगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि म्यूचुअल फोर्स में कोई चेंज नहीं आता, चाहे कितने भी चार्ज रख दो। आप Q3 के पास 10 चार्ज और रख दो, तब भी Q1 और Q3 के बीच का फोर्स और Q2 और Q3 के फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात? तो जब भी आपको किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स निकालना है तो पहले आप इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे और फिर उन सब का क्या कर देंगे? वेक्टर सम कर देंगे। तभी तो मैंने बोला वेक्टर सम। वेक्टर में तो साइन डायरेक्शन देखनी होती है ना। समझ गए मेरी बात? तो पहले एक पॉइंट नोट करके लिखो, नोट करके द म्यूचुअल लिखो, द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू चार्ज, द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज इंडिपेंडेंट, द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्ज। ठीक है? व्हाट यू मीन अबाउट म्यूचुअल फोर्स? किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। समझ गए मेरी बात? सर जी क्लियर हो गया? समझ आई ना मेरी बात? तो अगर मैं क्या करूँ, इस सिस्टम में 10 चार्ज और रख दूँ तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं, इन पे कोई इफेक्ट नहीं। हाँ, बट नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। सही कह रही हूँ ना? जितने चार्ज रखते जाओगे उतना नेट फोर्स बढ़ता जाएगा, तो नेट फोर्स चेंज होगा। क्लियर हो गई मेरी यहाँ तक बात? दोबारा समझाऊँ? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंड द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, एंड द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। नहीं, इंडिविजुअल फोर्स। तो लिख लो F वेक्टर इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ठीक है? आपका जो नेट फोर्स निकलने वाला है वो किसके इक्वल होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और जितने भी हों। सही कह रही हूँ क्या? चलो अब एक मिनट बोर्ड पे देखो। अब ये मेरा कैपिटल Q है, ये मेरा स्मॉल q है, ये मेरा स्मॉल q है। ठीक है? दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। मैं कह रही हूँ नेट फोर्स ऑन Q बताओ। नेट फोर्स ऑन Q कितना? नेट फोर्स ऑन Q, कैपिटल Q। नेट फोर्स ऑन Q 0। देख के पता चला 0। कैसे? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिस पर नेट फोर्स निकालना होता है ना, जिस पर नेट फोर्स निकालना है, पहले हम उस पर फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। किसकी डायरेक्शन देखेंगे? अब कैसे देखना है? जिस पे भी निकालना है अपने कन्वीनियंट के लिए बॉक्स बना लेना, कन्वीनियंट के लिए बॉक्स बना लेना। अब इस पर फोर्स एक तो इसकी वजह से लगेगा और एक इसकी वजह से लगेगा। सही कह रही हूँ? इक्विलिब्रियम तो भी हम पढ़ ही नहीं रहे, अभी आगे पढ़ेंगे। ये दोनों कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। रिपल करेगा, तो रिपल करेगा तो ऐसे आएगा क्या? ऐसे जाएगा। तो इस पे निकालना है ना फोर्स, तो ये दूर जा रहा है, तो बना दिया मैंने इस पर फोर्स की डायरेक्शन। समझ रहे हो ना? जिस पर आपको नेट फोर्स निकालना है उसे बॉक्स में बना लो अपने कन्वीनियंट के लिए, और बाकी चार्ज की वजह से उस पर फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ करो सबसे पहले। तो इनके बीच में रिपल्शन हो रहा था, तो रिपल्शन में ये दूर जाएंगे, राइट? तो इसीलिए इसकी वजह से इधर। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन। तो क्या होगा? दूर जाएंगे, तो ये क्या जाएगा? दूर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? F2। और इस पर दो चार्ज की वजह से फोर्स था, मैंने ड्रॉ कर दिया। ऑब्वियसली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। नहीं, मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रही, मैं तो भी लॉजिक समझा रही हूँ। ये बात समझ आ गई सबको? किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो सबसे पहले क्या करोगे? जिस भी चार्ज पर फोर्स निकालना है उस पर बॉक्स बनाओ,
फिर दूसरे स्टेप में उस पर फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट कर दो। अब ये दोनों कैसे सेम डायरेक्शन है, अपोजिट, तो क्या होंगे, प्लस या माइनस, माइनस। तो अब आपको क्या करना है, F1 माइनस F2, सही है क्या? माइनस क्यों करा है, अपोजिट है, तो मुझे तो मैग्नीट्यूड की बात करनी है ना। अब आप बताओ, फोर्स का फॉर्मूला K, पहली बॉडी पर चार्ज, दूसरी बॉडी पर चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस। अब F2 की बात करती हूँ, इन दोनों का चार्ज और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैंसिल हो गया, तो इसीलिए Q पर नेट फोर्स कितना आ गया, 0। आ गई मेरी बात समझ में? दोबारा समझाऊँ क्या? एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, यहाँ पर रखा है 4Q चार्ज, यहाँ पर रखा है Q चार्ज और यहाँ पे रखा है स्मॉल q। ये डिस्टेंस r है और मान लो कि ये डिस्टेंस 2r है, सही है? कोई दिक्कत है किसी को? मैं कह रही हूँ स्मॉल q पर नेट फोर्स बताओ, स्मॉल q पर। तो सबसे पहले इसे बॉक्स बना ले, इसे माइनस कर देते हैं, समझना है ना, माइनस q कर लेते हैं, ठीक है? अब पहले इसकी वजह से इस पर फोर्स देखते हैं, क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन। तो क्या करेगा, तो क्या ऐसे होगा क्या F1? ठीक है, मैं इसकी वजह से F1 की बात कर रही थी। अब ये भी तो उस पर फोर्स लगाएगा, ये क्या होगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा क्या, सही है? अब भी कौन सी डायरेक्शन आ रही है, तो क्या करूँगी, माइनस। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, F1 माइनस F2, सही है? कोई दिक्कत है किसी को? सर जी तुम्हें कोई दिक्कत? बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कि F1 मैंने इन दोनों की वजह से लिया था, इस पर चार्ज क्या है, कैपिटल Q, इस पर चार्ज क्या है, स्मॉल q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। सही है, ये गलत है? चलो अब Q2 की बात करते हैं, सॉरी F2 में K, चार्ज कितना है 4Q, इस पर चार्ज कितना है Q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3r²। सॉल्व कर देंगे, सही है, सॉल्व कर देंगे। अब 1 मिनट के लिए और मेरी बात सुन लो, अगर सॉल्व करके वैल्यू पॉजिटिव आई, कैसी आई, पॉजिटिव आई, तो मैंने F1 में से F2 को माइनस किया था ना, तो पॉजिटिव आई तो F1 बड़ा होगा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, इन्हें माइनस करके अगर पॉजिटिव आया तो F1 क्या होगा, बड़ा, तो डायरेक्शन F1 की चलेगी, तो फिर मेरा नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर इन्हें सॉल्व करके नेगेटिव आया, क्या आया, तो फिर तो F2 बड़ा होगा, फिर किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, तो फिर नेट फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा। समझ आ गया कैसे निकालते हैं किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज, सॉरी नेट फोर्स? क्लियर हो गया? अब करते हैं अपने क्वेश्चन की बात, पहले से नोट कर लो, नोट कर लो पहले, नोट। चलो करें क्वेश्चन यही वाला। तो हम लोगों ने इस पे चार्ज सिस्टम तो बना लिया था। ए पे चार्ज कितना आ रहा था, Q/2 है ना, बी पे चार्ज कितना आ रहा था, Q/2, और सी पर चार्ज कितना था, Q, है ना। ये सॉरी ये सी था, है ना, ये सी था और ये बी था, है ना। मिड पॉइंट है तो इनके बीच का डिस्टेंस r/2 और इसके बीच का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा। पहले सिस्टम क्या था, ये A था, ये B था, इस पे चार्ज Q था, इस पे चार्ज Q था, इनके बीच का डिस्टेंस r था। यही था ना क्वेश्चन। फिर बाद में हमने टच वच करके ये कहानी बना दी थी, है ना। अच्छा, इधर फोर्स कितना दिया था, फोर्स कितना दिया है 2 × 10⁻⁵ = K Q²/r²। सही कह रही हूँ क्या? ये तो ना फोर्स का फॉर्मूला, K Q × Q/r²। सही है। नेट फोर्स किस पे निकालना है, नेट फोर्स C पे, इस पे निकालना है। तो चलो बॉक्स बना दूँ, क्या होगा, रिपल्शन, दूर जाएगा, ये क्या बन गया F1। इन दोनों के बीच में क्या होगा, दूर जाएगा F2। सही है, अपोजिट है तो क्या होंगे, माइनस। सही कह रही हूँ क्या? चलो पहले F1 निकाल लेते हैं। F1 कितना होगा, K Q/2 × Q/2/r/2²। सही है, ये गलत है,
सर जी दिक्कत है? देखो इस पे चार्ज कितना है q/2, इस पे भी चार्ज कितना है और डिस्टेंस कितना है, तो तुम्हें फॉर्मूला तो पता ही है। सही है, कोई दिक्कत? चलो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करूँगी कितना आएगा? 4। 2 का स्क्वायर 4, तो क्या ये कट गया? कट गया ना? तो मेरे पास जो F1 है वो कितना आएगा? kq²/r²। और ये तो मेरे को पता है kq²/r² कितना है। सही है ना? सही है। तो ये मेरे पास कितना हो गया? 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। सर जी तुम्हें डाउट है तो पूछो, क्या डाउट है इसको? सब पढ़ ही लो, टाइम वेस्ट मत करो। डाउट है तो मुझसे पूछ लो। हालत? किस चीज़ की हालत? मैं तुझसे समझ नहीं आ रहा है। फर्स्ट बुक थोड़ी सी हार्ड है, सेकंड बुक इजी है। चलो ये बात समझ आ गई। अब F2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? F2। अब F2 इन दोनों के बीच में था, है ना? तो कितना आएगा? K। Q1 मेरे पास q/2 है, ये मेरे पास Q है और डिस्टेंस है r/2 का स्क्वायर, राइट? सही है। एक 2 से एक 2 कट जाएगा तो ये आएगा K Q का स्क्वायर अपॉन r² × 2। एक 2 बच गया ना? सही है गलत है? सॉल्व तो करना आता ही है, सब मैथ्स के स्टूडेंट हो। ठीक, इसकी वैल्यू मेरे पास है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा? 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन। सही है। अब इनसे मैच कर लिया। सही था गलत? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या कर दूँ? माइनस। सीधी सी बात है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है ना? तो आंसर कितना आ गया? 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन, राइट? दैट इज माय फाइनल आंसर। अभी देखो बड़ा कौन सा है? F2। F2 इस डायरेक्शन में है तो आपका नेट फोर्स कहाँ पे काम कर रहा है? B2C की तरफ। हमें ऐसे चार्ज की डायरेक्शन दिखानी पड़ती है, तो आप बोलेंगे हाँ F2 की, हमें C पे बताना था ना, तो B2C। हाँ बोल सकते हो, मेरे को सुनाई दिया था राइट। हाँ राइट लेफ्ट मत लिख देना बस, ठीक है ना? ठीक है, दोबारा समझाऊँ क्वेश्चन? अच्छे से क्लियर हो गया? मैंने इससे नेट फोर्स निकालने का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म कर लिया। चलो जैसे ही नोट हो जाए बता देना, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सब फोटो ही क्लिक करते रहेंगे? हाँ जी सर, थोड़े का टाइम कहाँ है? कूलम्स के बाद इक्विलिब्रियम कराना है, सुपर पोजिशन कराना है, तब जाके ख़त्म होगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर फ्लक्स, फिर गॉस थ्योरम, तब जाके ये यूनिट ख़त्म होगी। चलो डेरिवेशन है लास्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Two identical sphere having charge of opposite sign attract each other। ये तो सेम नहीं है, अलग है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या? हाँ जी, आंसर तो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, बट ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार जल्दी जल्दी समझा देती हूँ। दो आइडेंटिकल स्फीयर है, आइडेंटिकल है तो सेम है, सही है ना? तो इनके पास चार्ज भी क्या होगा? सेम। बट बोला हैविंग चार्ज ऑफ अपोजिट साइन, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स दिया गया है 0.108, है ना? मैंने इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r मान लिया। कहाँ पर है? अच्छा ओके, डिस्टेंस दिया है, ठीक है, 0.5 मीटर। सही है? दोबारा बताऊं? डन? आगे बढ़ूं? ठीक, तो देख लो ना। These sphere are connected by conducting wire। अब इन दोनों को ना मैंने एक तार से टच कर दिया। ये मेरा पास प्लस Q है
ये मेरे पास माइनस क्यू है और इन दोनों को हमने तार से क्या कर दिया, टच कर दिया, एंड देन रिमूव्ड एंड आफ्टर दैट दे रिपल ईच अदर विद फोर्स। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले ये कंडीशन थी, पहले इसका फोर्स लिख लेती हूँ। चलो, इसका फोर्स कितना होगा, 0.108 इज इक्वल्स टू के क्यू का स्क्वायर, क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमें प्लस माइनस नहीं लिखना होता है, प्लस माइनस तो बस ये बता रहा है कि अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, जिससे हम फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, पर न्यूमेरिकल करते हुए नो प्लस माइनस अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.5 का स्क्वायर, लेट इट बी इक्वेशन 1। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? हाँ धन्यवाद, बताओ भाई सॉल्व करके क्यू कितना आ रहा है, √3 की पावर में ही है, √3 इंटू 10 की पावर -6। √3 की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी होती है, 1.732। ठीक है, कोई दिक्कत? इस k की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। आप इसके से मल्टीप्लाई करोगे, उसे डिवाइड में ले आओगे, अंडर रूट ले लोगे तो क्यों मिल जाएगा। इतना तो सब कर ही सकते हैं। सर जी दोबारा समझाओ। चलो तो अब देखना ज़रा बोर्ड पर आ जाओ जल्दी से। तो ए पे कितना चार्ज है, 1.732 इंटू 10 की पावर -6। ऐसा अर्नव ने बोला, उसने कैलकुलेट किया और मुझे ठीक लग रहा है अंडर रूट लेने पे। और इस पर भी चार्ज कितना है, 1.732 इंटू 10 की पावर -6। इस पर नेगेटिव चार्ज है, सही है, कोई दिक्कत है क्या? अब क्या होगा, कंडक्टिंग वायर से इन्हें क्या कराना है, मुझे टच कराना है, सही है ना। इन्होंने ये तो बोला है, 2 स्पीयर्स आर कनेक्टिंग बाय कंडक्टिंग वायर which then remove and thereafter they are repel each other with the force of this। ठीक है, अब इन्हें टच कराना है, तो इन्हें टच कराने से क्या होगा, दोनों चार्ज ऐड हो जाएंगे, फिर दोनों में क्या हो जाएंगे, हाफ। यही तो अभी मैंने बताया। तो आप इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो और फिर यहाँ पे लग दो क्यू क्यू। सही है क्या, कोई दिक्कत है? और फिर आप लोग निकाल देना नई कंडीशन। अब मान लो फिर दूसरी हमने निकाल लिया, क्यू आ गया दूसरी बार में, वो आ गया स्पीड 10 के माइक्रोफोन से क्या करना है, बस चार्ज ही तो बोला, यही तो बोला, वो व्हाट आवर द इनिशियल चार्ज ऑन द स्फीयर। गलत है क्वेश्चन, पहले तो टू आई हैविंग चार्ज, गलत है क्वेश्चन। रुक जाओ, क्वेश्चन में एक वर्ड रह गया, क्वेश्चन ही गलत हो गया। ये 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग डिफरेंट चार्ज ऑफ अपोजिट साइन। अब ठीक है, ये है क्वेश्चन। ये पता है इसमें है हाँ डिफरेंट चार्ज। देखो अभी इस पर चार्ज कितना लेना है, Q1, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q2। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.5 मीटर। तो अभी फोर्स का फॉर्मूला कितना लगेगा, K Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर है 0.5 का स्क्वायर, और फोर्स मुझे कितना दिया गया है, 0.108। के की वैल्यू लिख लेते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9, 0.25 Q1 Q2। ये बनेगी आप लोगों की इक्वेशन 1। जो भी सॉल्व करेगा मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रही हूँ, समझे। क्वेश्चन ये था कि इन दोनों बॉडीज़ पर डिफरेंट चार्ज है और दोनों पे अपोजिट साइन है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव ले लेते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस और इन पे फोर्स दिया है, तो ये मैंने अपना कंडीशन लिख के इक्वेशन 1 बना ली। समझ आ गया, कोई दिक्कत है क्या? अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इन्हें टच करना है और टच करके दूर लेके जाना है। अब क्या होगा, जब मैं इन्हें टच करूँगी तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। इस पर कितना होगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। हमें तो जोड़ना था, पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सही है ना। जब किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो नेट चार्ज जुड़ता है
फिर इक्वली डिवाइड, तो Q1 प्लस माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 दोनों पे आ गया। डिस्टेंस तो इक्वली रखना है ना, तो पहले डिस्टेंस कितना था 0.5, तो अब भी डिस्टेंस कितना है 0.5, लेकिन अभी फोर्स कितना हो गया है, तो हम नई कंडीशन फोर्स की 0.036 के कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 सेम है, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब ये बताओ दोबारा समझाना है इक्वेशन 1 और 2, सबको अच्छे से क्लियर हो गया? यहाँ से समझाना है, जब हम किन्हीं भी दो बॉडीज़ को टच कराते हैं ना तो चार्ज ट्रांसफ़र होने लगता है। मैं एग्जांपल देती हूँ कैसे। देखो ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये खाली है, इन्हें पाइप से कनेक्ट कर दो तो क्या होगा, पानी फ्लो करके यहाँ आएगा। कब तक? जब तक दोनों का वाटर लेवल इक्वल हो। ऐसे चार्ज भी होता है, जब हम दो बॉडी को टच कर लेते हैं ना तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, और तब तक ट्रैवल करते हैं जब तक दोनों क्या ना हो जाए इक्वल। तो इक्वल कैसे करूँ? मान लो एग्जाम्पल, इसके पास 10 कूलम चार्ज है, 10 10 10, इसके पास 6 कूलम है, तो टच कराने पे इक्वल कितना होगा? पहले आप इसे ऐड करोगे 16 डिवाइडेड बाई 2, तो आप बोलोगे इस पे 8 कूलम और इस पे भी 8 कूलम। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया, पहली बॉडी पे कितना चार्ज था Q1, दूसरी पे माइनस Q2, तो पहले मुझे ऐड करना था, फिर मुझे क्या करना था डिवाइडेड बाई 2, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 दोनों पे सेम। यहाँ तक समझ आ गया? एक मिनट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का डिस्टेंस जितना पहले था उतना ही अब भी होना चाहिए, तो पहले भी डिस्टेंस इतना था अब भी इतना है, बट अब फोर्स चेंज हो गया, तो फोर्स K की वैल्यू, दोनों पे चार्ज, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आ गई समझ में बात? हाँ जी अर्नब बोलो। हाँ जैसे आपने दूसरी बनाई है हाँ इक्वेशन, अब इसमें पहली इक्वेशन से मान लो मैंने Q1 की वैल्यू निकाली, हाँ उसमें ठीक है, फॉर्म में, तो फिर मैं इस वाली में रख दूँ। हाँ उससे बहुत लंबी आएगी, मैं इसे सॉल्व करने का इजी तरीका दे रही हूँ। नोट किया सब लोगों ने? इसे कर लिया? तो करो जल्दी नोट। अच्छा नहीं, मुझे इरेज करना पड़ेगा। हो गया सर नोट? हटाओ चल। हाँ जी एक बार इक्वेशन 2 देखेंगे, 1 मिनट के लिए। इक्वेशन 2 ये 0.036 इंटू 0.5 का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इंटू 4। सही है गलत है? ये 2 का स्क्वायर होना था 4, 4 में इधर ले गई, इसको मैं इधर ले गई, इसको मैं डिवाइड में ले आई। यहाँ तक ठीक है? दिक्कत? चलो जी हटा दो। अब देखना ज़रा, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ये कटेगा ना, कितना आएगा? 0, 9 के टेबल में 36 आता है, 0.004। मैं देख लेती हूँ, इसके से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 0.016 इंटू 0.5 का स्क्वायर अपॉन 10 की पावर 9 इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? अब मेरे पास इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपको लगेगा कि मैं हार्ड बता रही हूँ, पर आगे इक्वेशंस इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी कि तुम्हें मेरा ही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब सुनना ज़रा, आपको ये फॉर्मूला याद है? Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर कितना होता है? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 इंटू Q2। याद है फॉर्मूला 9th क्लास का? A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB। वही फॉर्मूला मैंने लगाया है। Q1 माइनस Q2 मेरे पास है, पुट कर दूंगी। Q1 Q2 है, यहाँ पे पुट कर दूंगी। समझ गए मेरी बात? तो अब क्या होगा, आपके पास Q1 माइनस Q2 तो था ही,
Q1 प्लस Q2 अब तुम्हें पता चल जाएगा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। समझ गए? समझ गए? अब घर पे कैलकुलेशन कर लेना, नहीं हो तो मैं हूँ। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर यहाँ पुट करूँगी, Q1 Q2 यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दूँगी, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। फिर एलिमिनेशन मेथड। समझ आ गया? नोट कर लो, नहीं होगा तो मैं कल कैलकुलेशन बता दूँगी, अभी बता दूँगी, मुझसे पूछ के जाना। हाँ, ये मैं ऑलरेडी वर्कशीट में ये सब क्वेश्चंस हैं सारे। इरेज करूँ? समझ आ गया? अच्छे से नोट तो नहीं करना? सर जी आप कॉपी पेन नहीं चलाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बेटा फिजिक्स का पेपर इस बार सुना नहीं क्या तुम लोगों ने, कितना आसान आया था? हाँ सुना था, फिर भी नहीं कर रहे हो। चलो कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट मत हो। याद रखो पेपर का लेवल हार्ड ही आना है, पेपर इजी नहीं आएगा, तो इसलिए हार्ड वाली तैयारी कर लो। और अभी तो हार्ड शुरू ही नहीं हुआ, ये तो समझ लो, आदत डाल लो इन सब चीज़ों की। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैं बोल रही हूँ कुछ भी मुझे बैलेंस करना है। मान लो इस पेन को ना मुझे हवा में लटकाना है, तो ये हवा में कब लटकेगा? जब इस पर नेट फोर्स 0 होगा। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? सही है ना? तो मुझे इसे हवा में लटकाना है, तो नेट फोर्स मुझे क्या करना है? अब मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा रही हूँ, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रही हूँ, जिसमें रुके हुए चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। सही है ना? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ही। तो आपको अब क्वेश्चंस वो करने हैं जिसमें मुझे बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना होगा। किस में लाना होगा? इक्विलिब्रियम कब होता है? जब नेट फोर्स कितना होता है? 0। तो जब भी आपको इक्विलिब्रियम में लाना होगा, तो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो काम कर ही रहा होगा, 2 चार्ज है। मेरी बात सुन लो, फिर काम नहीं आएगी, फिर बोलोगे दोबारा समझा दो। ये हो गया, फिर भी मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। नहीं, पहले मेरी सुन लो। मेरे को इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम में किसे रखना है? ऑब्वियसली 2 चार्ज सिस्टम होंगे, क्योंकि चैप्टर यही कह रहा है। तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी दूसरे फोर्स से मिलेगा। सही कह रही हूँ? मैंने कहा मुझे इस पेन को हवा में लटकाना है, तो वेट कहाँ पे लगेगा? वेट हमेशा कहाँ लगता है? नीचे की तरफ। उसे पीछे वाले को जगा दो, तो सुन लो, वेट कहाँ पे लगेगा? वेट हमेशा कहाँ पे लगता है? हमेशा नीचे। तो इसे बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा? समझे? तो अगर मुझे बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है, तो मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा? वेट। या फिर मान लो मुझे 2 चार्ज सिस्टम को घुमाना है। कौन से पाथ पे घुमाना है? सर्कुलर पाथ पे। आपने 11th क्लास में पढ़ा है, किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर उसे सर्कुलर पाथ पे घूमना होगा, तो उसे क्या चाहिए? तो हो सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। समझे? आपको क्वेश्चन सब आएंगे कि मेरी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाओ, या हवा में लटकाओ, या सर्कुलर पाथ पे घुमाओ। तो ये सब तभी पॉसिबल है कि ये सारे फोर्स किसके बराबर हो जाए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। समझ गए मेरी बात? एक और एग्जांपल, आपको इक्विलिब्रियम में लाना है। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स हमेशा कितना होता है? समझ गए? तो फिर उसकी कुछ कंडीशन होगी, फिर वो देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो चार्ज रेस्ट पे ही होगा। अब रेस्ट पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी ना किसी फोर्स से मिल रहा होगा, तो हम उन दोनों को बराबर कर देंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, पर मेरे को लगा एक बार समझा दो। बोला है एक पित्त बॉल है जो 8 ग्राम की है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज इतना है। तो ये मेरी एक ए बॉल है,
इसका मुझे मास जो दिया गया है वो कितना दिया है 8 ग्राम, इस पे जो चार्ज दिया है वो कितना है 5 × 10⁻⁸ कूलम। व्हाट मस्ट बी नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू सेकंड बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो इट। एक और बॉल है जो इसके नीचे है और कितने नीचे है 5 सेंटीमीटर, तो बोला इसे कितना चार्ज दूं कि पहली ऊपर वाली बॉल स्टेशनरी पे हो। तो ऊपर वाली बॉल स्टेशनरी पे है मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कब होगी? आपको पता है बॉल का वेट कहाँ पे लगता है? नीचे। तो मेरा वेट किसके बराबर होना चाहिए? ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, तो इन पे क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो भी कौन सा वाला? रिपल्शन वाला। तो इस पे रिपल्सिव फोर्स कहाँ लगेगा? तो अगर मेरा वेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा तभी तो ये हवा में रहेगी। सही या गलत? अगर वेट ज़्यादा हो गया तो बॉल नीचे आ जाएगी, अगर फोर्स ज़्यादा हो गया तो बॉल ऊपर चली जाएगी। मुझे तो इसे हवा में यही रखना है, तो ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? इक्वल। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत है सर जी? पक्का? तो वेट किसके बराबर होगा? फोर्स। वेट किसके बराबर होगा? वेट का फॉर्मूला mg। ये क्या होगा? k पहली बॉडी पर चार्ज, दूसरी पे निकालना है, दोनों का डिस्टेंस दिया है, m दिया है, g पता है, k पता है, q1 दिया है, ये पूछा है, ये दिया है। हो जाएगा, हो जाएगा ना? आगे बढ़ जाओ, ठीक है? नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जल्दी। वो तो सॉल्व करके देख लो, बताया तो तब, पॉइंट लगा के नीचे 0 लगा लो। हटा दो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? और खुद बताएंगे क्या करना है। 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग मास 5 ग्राम। कितने चार्ज है? 2। सर क्या दिया है क्वेश्चन में? क्या है ये? 5 ग्राम क्या है? ग्राम चार्ज होता है। 5 ग्राम, ग्राम क्या होता है? मास। तो पहली बॉडी का मास कितना है? 10 ग्राम। दूसरी बॉडी का मास भी कितना है? 10 ग्राम। दोनों पे चार्ज, पहली बॉडी पर जो Q1 दिया है वो कितना है? 2 × 10⁻⁷। दूसरी बॉडी पर जो चार्ज दिया है वो भी कितना है? सही है गलत है? ठीक है। आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल टेबल विद अ सेपरेशन ऑफ L। क्वेश्चन में कहा है इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? कैपिटल L। बिटवीन देम सच दैट दे स्टे इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम। बच्चों ये ना इक्विलिब्रियम, ये स्टैटिक होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आएंगे। कब? ये टेबल पे रखे गए हैं। अब टेबल पे हैं तो क्वेश्चन में क्या, इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स मुझे क्वेश्चन में दिया है 0.25 है, तो मुझसे L पूछा है। अब ध्यान से सुनो, अभी मैंने कहा ना इक्विलिब्रियम में है। कौन इक्विलिब्रियम में है? 2 चार्ज। तो चार्ज है तो एक दूसरे पे क्या लगा रहे होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लगा रहे होंगे? अब इक्विलिब्रियम में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी दूसरे फोर्स के बराबर होगा, और वो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स। समझ गए? कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो ज़रूर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी दूसरे फोर्स के बराबर ही होगा, तभी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ी है। नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो मैं इसे किसके बराबर कर दूंगी? फ्रिक्शन फोर्स। इसका फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R²। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता था? म्यू इंटू R। याद है? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता था? म्यू इंटू R। फ्रिक्शन फोर्स। अब लिख लो फॉर्मूला। और R क्या होता है? mg। खत्म का। R क्या होता है? mg। ठीक है? K तुम्हें पता है क्या होता है? 9 × 10⁹। Q1 दिया है, Q2 दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? L। दोनों के बीच का डिस्टेंस
म्यू दिया है, एम दिया है, जी दिया है, एल पूछा है, खत्म। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड टेबल इज 0.25। समझ आ गया? न्यूटन्स लॉ समझ आ गया? तो जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी दो चार्ज सिस्टम में, तो उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़रूर किसी दूसरे फोर्स के बराबर होगा। मे बी वो वेट हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, या सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अब। सर जी कुछ समझ आया क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी दूसरे फोर्स के बराबर होगा जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वली होगा ना, नेट फ्रिक्शन फोर्स तो सेम ही होगा ना पूरे सिस्टम के लिए। सिस्टम पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो जी, जिसने वर्कशीट के पक्का डाउट में होगा एंड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम लोग समझ गए हो क्या? हाँ चलो वर्कशीट कर लो, उतना सफिशिएंट है आपके लिए। बस लॉजिक क्लियर करने पड़ेंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स रटने पर कुछ नहीं हो पाएगा। अगर कुछ हो पाता तो इस साल का फिजिक्स का पेपर देख के कोई रिव्यू ये नहीं दे रहा होता पेपर बहुत बेकार है। इसलिए चीज़ें समझने की कोशिश करो। चलो, एक पार्टिकल है m मास का, चार्ज -q है, इज मूविंग अराउंड अ चार्ज q2। समझो, ये q2 चार्ज है, ये -q1 चार्ज है, ये इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है। क्या यही कह रहा है मेरा क्वेश्चन? यही कह रहा है मेरा क्वेश्चन? क्या एक चार्ज है m मास का -q1 जो घूम रहा है q2 चार्ज के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर जिसकी रेडियस r है। तो मुझे क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालना है। पर अभी मैंने एक बात कही थी, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स उसे किस फोर्स से मिलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके बराबर करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट इज, हाँ इक्विलिब्रियम में होगा तभी तो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा। हमने 11th क्लास में एक ही कहानी पढ़ी है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी चीज़ से मिलता ही है। यहाँ चार्ज सिस्टम है तो सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। इसका फॉर्मूला के पहली बॉडी पे चार्ज q1, दूसरी बॉडी पे चार्ज q2, r²। एक r से एक r कट गया तो v² की वैल्यू आ गई k q1 q2/mr। सही है? सही है ना? कुछ नहीं किया, सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल पुट किया है बस। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, दैट इज दिस। एक r से एक r कट गया, v² निकालना था तो ये डिवाइड मिल जाएगी। ठीक है सर जी? ठीक, अब इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता सर। डन? उससे पूछो। अरे ये याद कर लो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। इसकी ज़रूरत बहुत जगह पड़ेगी, बहुत जगह, तो इसलिए लिख लो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ठीक है, चलो क्या निकालना है? t, टाइम पीरियड। क्या निकालना है? किसका? सर्कुलर पाथ का। व्हाट इज टाइम पीरियड? एक चक्कर लगाने का समय। सही कह रही हूँ? तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस होगा? 2πr। कितना होगा? 2πr अपॉन स्पीड। सही कह रही हूँ क्या? स्पीड तो ये रही, स्क्वायर हटा के अंडर रूट, तो कितना आएगा? अंडर रूट के q1 q2/mr। सॉल्व करोगे तो ये आंसर इन्होंने k की वैल्यू पुट की हुई है। k की वैल्यू कितनी है? एक मिनट बोर्ड पे। k की वैल्यू कितनी है? 9.0 × 10⁹, जिसे आप लोग 1/4πε0 कहते थे। इसी की तो ये वैल्यू थी।
तो उन्होंने के की वैल्यू को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पुट किया है, आ गया आंसर। मुझे तो प्रूफ करना है तो लाना ही पड़ेगा ना बेटा। हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन के की वैल्यू पुट की है बस। समझ आ गया? दोबारा समझाओ? हो गया? अब समझ आ गई बात? इक्विलिब्रियम में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी दूसरे फोर्स के इक्वल होगा एंड वो हमें क्वेश्चन बताएगा। समझ आ गया? दोबारा बताऊं? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इक्विलिब्रियम। नहीं, वैल्यू क्यों पुट करनी है? देखो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा 2 पाई r अंडर रूट एम आर अपॉन रूट के Q1 Q2। ठीक है, इसे भी अंडर रूट के अंदर लेके जाना है क्योंकि सब कुछ अंडर रूट में है। तो जब ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर के आर से मल्टीप्लाई होगी आर क्यूब एम। अंडर रूट में ले जाऊंगी तो पाई स्क्वायर, 2 को अंडर रूट में ले जाऊंगी तो 4। सही है? के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये भी ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन Q1 Q2 हेंस प्रूफ। ठीक है, नोट कर लो। दोबारा समझाऊँ? पक्का? जितने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अभी से हैबिट में डाल देंगे उतना अच्छा होगा। देखो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चंस करा दूँ जो आज तक 2 साल पहले बोर्ड में आते थे, ठीक है, और इस भरोसे पे जीऊँ कि इस साल भी बोर्ड का पेपर इजी आएगा। या फिर मेरे पास दूसरा तरीका है कि मैं अभी से ही तुम्हें हार्ड क्वेश्चंस कराने की प्रैक्टिस डाल दूँ कि अगर इस साल भी बोर्ड का पेपर हार्ड आया तो मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात, जो मैं सच में रियलिटी बता रही हूँ, तुम लोगों का लेवल अभी बहुत डाउन है, इसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। मेरा हमेशा से मानना है केमिस्ट्री थ्योरेटिकल है, याद हो जाती है, मैथ्स लॉजिकली है, काम बन जाता है। सारी दिक्कत इस फिज़िक्स की है, यहाँ कॉन्सेप्ट भी समझ लो, लॉजिक भी कर लो, न्यूमेरिकल भी लगा दो, सब कुछ कर दो, तो फिज़िक्स इसीलिए सबके लिए हार्ड हो जाती है। समझ रहे हो? तो सीधा मतलब है आपको फिज़िक्स में एफर्ट ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। उससे आप जितना डिले करोगे ना उतना आप फिज़िक्स को पीछे लेके जाओगे। जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हार्ड लगे ना उस पर डेली टाइम दो, 1 घंटा डेली फिज़िक्स के लिए निकाल दो। बिलीव मी, 1 महीने बाद तुम्हारी फिज़िक्स इम्प्रूव हो जाएगी, पर उतना करना ही पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, तुम लोगों की 11th की फिज़िक्स आधी हिली हुई है, 12th जो छोटे मोटे फॉर्मूले वो मैं बता रही हूँ, जैसे हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट, उसके बाद जेई के क्वेश्चंस करने हैं ना। चलो ये क्वेश्चन जेई का भी है और आप समझ रहे हो बोर्ड का भी है। मैं ये बार बार इसलिए बता रही हूँ कि मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि बोर्ड वाले जेई पे पहुँच चुके हैं। आप लोग इस साल यूट्यूब पे जाके देखना, इस साल फिज़िक्स का पेपर, अब देखो समझोगे तो। ये वर्कशीट में है, समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्यों बोल रही हूँ, यही जेई में भी आया है। मैथ्स इतना हार्ड नहीं किया उन्होंने, केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही हद से ज़्यादा आसान है जेई की। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोग रिव्यू जाके देख लो यूट्यूब पे। और फिज़िक्स बोर्ड में बहुत ऊपर कर दी है, सेम जेई में भी यही प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों को इस लेवल तक पहुँचना ही पड़ेगा। चलो, हालांकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चन ईजी है, सही कह रही हूँ। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, अभी 1 महीना करो, सब समझ आ जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए फिजिक्स का पहला चैप्टर कराने में टाइम लगता है, फिर तुम लोगों का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी ना तो सेकंड चैप्टर की स्पीड बढ़ जाएगी। क्वेश्चन में क्या है, 2 बॉल है, दोनों का मास बराबर है, दोनों को क्यू चार्ज दिया है और उन्हें हम लोगों ने एक धागे से बांध दिया था जो L मीटर लंबा था। अब ध्यान से देखो, मैंने एक धागा लिया, हाँ वो गलत है, L मीटर करना है उसे।
देखो यहाँ पे ना ये मेरे पास एक पिन है, मैंने इसे 2 धागे निकाले, 1 L मीटर लंबा 1 L मीटर लंबा, और दोनों के नीचे Q चार्ज लगा दिया, तो क्या धागे ऐसे ही रहेंगे? चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। तो एक चार्ज इधर जाएगा, एक चार्ज, तो ऐसे ही तो बनेगा ना सिस्टम, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लग रहा था? रिपल्शन फोर्स। सही है गलत है? कोई दिक्कत है? अब धागा है भाई, चार्ज लटका दिया m मास का, तो जब मास है तो वेट तो होगा ही होगा। सही कह रही हूँ? अगर मास है तो वेट तो डेफिनेटली होगा। जेई का क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। ओके, इसके बाद सिमिलर एक और जेई का क्वेश्चन कराऊंगी, इसमें 3 चार्ज आ जाएंगे। ठीक, तो इसके बाद कराऊंगी, समझ लेना, बाकी सबका ऑफ करेंगे। यहाँ तक ठीक है जी? कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, धागा है, वेट नीचे खींच रहा है, तो टेंशन जनरेट होगी। टेंशन हमेशा कहाँ पे लगती है? हो गया क्वेश्चन खत्म। दोबारा समझाओ, इतनी बात समझ आ गई? क्वेश्चन में कहा है कि पहले धागे ऐसे थे, रिपल्शन की वजह से ऐसे हो गए, तो इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो क्वेश्चन में कहा है थीटा। इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक विद वर्टिकल, वर्टिकल से अगर धागे थीटा डिग्री का एंगल बनाए और ये इक्विलिब्रियम में है, तो चार्ज का कंडीशन निकालो। समझ गए? कोई दिक्कत? अब समझाओ, एक शॉर्ट ट्रिक, एक 11th वाला। पहले 11th वाला ये शॉर्ट ट्रिक, पहले 11th तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो पहले 11th तो फ्री बॉडी डायग्राम। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक में लगेगा साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है? ध्यान से सुनना, अगर एक बॉडी, ये साइन रूल समझ लो, 3-4 क्वेश्चंस में लगेगा, फिर मैं नहीं बताऊंगी बार बार। अगर एक बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है और इसमें तीनों काम है, 3 फोर्स लग रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो उसमें मैं साइन रूल लगाऊंगी। साइन रूल क्या कहता है? पहले तीनों फोर्स लिखो। पहला कौन सा फोर्स है? Fe। दूसरा कौन सा फोर्स है? वेट। तीसरा कौन सा फोर्स है? टेंशन। अपॉन में क्या लिखते हैं? साइड। किसकी साइड? जो भी फोर्स लग रहा है उसी का एक्सेस वाला। मैं समझाती हूँ, देखो ये फोर्स लग रहा है, यहाँ पे हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल है वो इस ट्राइंगल पे का ही तो है, सही है ना? ठीक है, तो इस फोर्स के एक्सेस पे ये डिस्टेंस आ रहा है ना, ये डिस्टेंस, ठीक है, इसको O मान लेती हूँ, इसे A मान लेती हूँ, इसे B मान लेती हूँ, तो FA के नीचे कितना आएगा? OB। पहले समझ लो फिर नोट करना। अब ये MG है, MG के एक्सेस पे तो ये साइड आएगी, सही कह रही हूँ, पर ये तो है ही नहीं, तो ये इसके बराबर है, तो मैं इसके अपॉन में AB लिख लूँगी। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? अब तीसरा क्या बचा? टेंशन। टेंशन के एक्सेस पर ये वाली ट्राइंगल की आ रही है साइड, तो ये हो गया OA। ठीक है, दोबारा समझाना है? दोबारा समझाती हूँ। योगी, जब तक समझने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। अगर आप ट्राई करोगे ना समझने की, तो ही समझ आएगा। और बिलीव मी, इससे इजी तरीके से शायद ही कोई समझा पाए। ये तो ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलो, साइन रूल हमेशा ट्राइंगल में लगता है, तो इस पार्टिकल की बात हो रही है, तो मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है जी? पार्टिकल पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 3, एक F, एक mg और एक टेंशन। सही या गलत? सही। जो भी फोर्स है उसी की एक्सेस वाली साइड लेनी है ट्राइंगल की। कौन सा फोर्स है? ये वाला फोर्स है।
इसके एक्सिस पे ट्राइंगल की कौन सी साइड आ रही है? ओए। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? ठीक है, तो इसके अपॉन में मैंने कितना लिख लिया? ओए। अब वेट, वेट कहाँ पे लग रहा है? नीचे की तरफ, तो इसके एक्सिस पर ये साइड होगी और ये साइड इसके बराबर है, तो इसलिए मैंने कितना ले लिया? ए बी, है ना? सिर्फ ट्राइंगल की 3 साइड्स ही लेनी है और कुछ नहीं ले सकते। टेंशन ये रहा, इसके एक्सिस पे ट्राइंगल की कौन सी साइड आ रही है? तो लेट इट बी। अब आ गई मेरी बात समझ में? दोबारा से समझाना है। इसमें कहीं पर भी टी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, हटा दो फिर, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे हटा दो। सही है। फोर्स क्या है? के। चार्ज, इस बॉडी पर चार्ज क्यू, उस बॉडी पर भी चार्ज क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ये है। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? कोई दिक्कत? एक मिनट, ये थीटा है और इस धागे की लंबाई कितनी थी? एल। तो ये कितना होगा? साइन लगाना पड़ेगा। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओए अपॉन हाइपोटेनियस, तो ओए कितना आ जाएगा? एल साइन थीटा। ये तो डबल हो जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा? 2L साइन थीटा। सही है? दोबारा समझाओ। हाँ हाँ, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इन दोनों के बीच में था ना, तो ये टोटल डिस्टेंस। समझ गए? कोई दिक्कत? अपॉन ओए, ओए अभी मैंने निकाला एल साइन थीटा। दोबारा समझाओ, दोबारा समझाना है। ये तो फोर्स था, अपॉन ओए था, एम जी। अब ए बी कैसे निकालूं? उसी ट्राइंगल में कॉस थीटा लगा के। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए बी कितना हो गया? एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एल कॉस थीटा। पहले से नोट करें, फिर प्रूफ करना है। पहले बताओ, किसी को भी दोबारा पूछना है? किसी को भी दोबारा पूछना है? पक्का? क्या? हाँ, अभी करूँगी। बच्चों, ये क्वेश्चंस दोबारा घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। मुझे पता है कि तुम लोग पहली बार कर रहे हो तो तुम्हें बहुत हार्ड लग रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन आपको ये जाके प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड की भी बात करें तो बोर्ड में क्वेश्चंस ईजी नहीं थे, तो आपको ये सब प्रैक्टिस में लाना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है, और जेई में तो ये टॉपिक फेवरेट है। जेई में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है, और मैं जेई की बात ही नहीं कर रही, नहीं इस सिस्टम की, मैं बोर्ड की बात कर रही हूँ। तो आज मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं, मे बी वो हार्ड है, पर यू हैव टू प्रैक्टिस देम अगेन एंड अगेन। हाँ, टेस्ट यहाँ तक ही दूंगी, इसके आगे की वर्कशीट के क्वेश्चंस नहीं दूंगी, क्योंकि वो भी मेरे हुए नहीं। हाँ जी, यहाँ तक ठीक है? कोई दिक्कत? सॉल्व करना है बस। कितना आएगा? के, ये कितना आएगा? क्यू स्क्वायर 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू L साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg अपॉन L कॉस थीटा। एक L से एक L कट गया, मुझे क्यू स्क्वायर निकालना है, तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू mg अपॉन कॉस थीटा अपॉन के, ठीक है? साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4L स्क्वायर mg साइन स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा, के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है? समझ आ गया? कोई दिक्कत? आज के लिए इतना करेंगे, ठीक जी? 2 क्वेश्चन और कराने दो, टेस्ट में देने हैं मुझे। ये हो गया?
नोट कर लो, 2 क्वेश्चन और कराने दो बस, 2 मिनट के हैं वो, छोटे छोटे। हटा दो, दोबारा पूछना है 25। मैडम डन, चलो 2 क्वेश्चन बहुत इजी। हाँ ये बहुत इजी सच्ची में। ग्राफ बनाना है, किसके बीच में ग्राफ बनाना है? f और 1/r² के बीच में, इनके बीच का और इनके बीच का। चलो फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 q1 q2/r², राइट और रॉन्ग? इज है सही। किसके बीच में ग्राफ बनाना है? फोर्स और 1/r², सही है ना? सीधा किसके बीच में बनाना है? 1/r²। देखना एक बारी, फोर्स इज इक्वल्स टू, इसे k लिख रही हूँ मैं, k q1 q2 1/r²। इसके और इसके बीच में कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। इसकी पावर 1, इसकी भी पावर, क्योंकि r² 1/r² ही लेना है ग्राफ बनाने के लिए मुझे, समझ गए? तो इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये दोनों कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्शन, सही है? पॉजिटिव में क्या होता है? तो जब मैं पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करूंगी तो वैल्यू कितनी मिलेगी? पॉजिटिव। ऊपर क्वाड्रेंट में या नीचे क्वाड्रेंट में? तो यहाँ पर हो रहा है मेरा रिपल्शन। इसकी बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा? ऊपर क्वाड्रेंट नीचे क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर क्या होगा? तो कुछ भी ग्राफ बनाने के लिए दिया हो, रिपल्शन हमेशा ऊपर, अट्रैक्शन हमेशा, अगर मान लो मैं -3 और -3 में बोलती तो भी माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करके तो पॉजिटिव ही मिलता है ना, तब भी रिपल्शन कहाँ जाता? ऊपर। तो जब भी आपको इनके बीच में ग्राफ बनाने के लिए दें तो अट्रैक्शन हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि वो अपोजिट चार्ज में होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू नीचे हमेशा हमेशा हमेशा। समझ आ तो रही हो? इसीलिए अट्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होगा, तो नेट नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव 4th क्वाड्रेंट में जाता है, समझ गए? रिपल्शन 2 सिमिलर में होता है, तो पॉजिटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई की पॉजिटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई, सॉरी नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई की तो भी तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो रिपल्शन का ग्राफ ऊपर, अट्रैक्शन का ग्राफ नीचे, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि आप f और 1/r² के बीच में बना रहे हो, ठीक है? एक और क्वेश्चन, लॉजिक क्लियर हो गया? ये लॉजिकल क्वेश्चन था। बिल्कुल, मैं क्यों ही बता रही हूँ, मैं जितना पढ़ा रही हूँ उसमें से कुछ भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, चलो ये डायग्राम है, हालांकि डायग्राम की वजह से आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब में आ रहा है। किस में ट्रैवल करके आ रहा है? तो बोला है कि जब वो नैरो नेक पे आएगा तो उसकी स्पीड में क्या कोई चेंज होगा? नहीं होगा, सेम रहेगा। देखो एक्चुअली में तो आंसर मिल ही गया। ये डायग्राम एक्चुअली में ऐसे था, ये ऐसे था वैसे तो। अब देखो ये मेटल का बना है, ये जो ट्यूब है वो किसका बना है? मेटल के पास चार्ज आ रहा है, तो क्या होगा? इंडक्शन। क्या होगा? तो जब वो यहाँ पास में आएगा तो इधर इंडक्शन हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा इंडक्शन की वजह से? अब नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट इज अ फोर्स। जहाँ फोर्स लगता है वहाँ क्या जनरेट हो जाता है? एक्सेलरेशन। तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंडक्शन। अब जब ये यहाँ आएगा तब अट्रैक्ट होगा, तो अट्रैक्शन की वजह से उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज
समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? तो कूलम्स लॉ के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब मेरे पास इसमें जो टॉपिक बचा है दैट इज इक्विलिब्रियम, और हम कुछ क्वेश्चन सुपरपोजिशन के करेंगे, देन ये चैप्टर खत्म, मतलब ये टॉपिक खत्म फाइनली। ठीक है, तो वो मेरा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। डन? तो आज के लिए इतना, थैंक यू।